बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारो रीजन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों का। आरसीए से हटेगा बैन, बीसीसीआई की शर्तों को मानने के लिए वोटिंग होगी। आपको बता दें आरसीए में वोटिंग का परिणाम 24 को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। शर्तों को मानने के साथ ही आरसीए पर से बीसीसीआई का बैन हट जाएगा। आरसीए से हटेगा बैन। आपको बता दें आज बीसीसीआई की शर्तों को मानने के लिए वोटिंग होगी। आरसीए में वोटिंग का परिणाम 24 को कोर्ट के समक्ष पेश होगा। शर्तों को मानने के साथ ही आरसीए पर से बीसीसीआई का बैन हट जाएगा। आरसीए से हटेगा बैन, बीसीसीआई की शर्तों को मानने के लिए वोटिंग होगी। आरसीए में वोटिंग का परिणाम 24 को कोर्ट के समक्ष पेश होगा। शर्तों को मानने के साथ ही आरसीए पर से बैन बीसीसीआई का हट जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेश दाधीच हमारे साथ सीधा जुड़ चुके। महेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज कयास लगाए जा रहे हैं कि आरसीए पर बीसीसीआई का बैन हट जाएगा। देखिए, बैन हटने का निर्णय जिस तरह से पहले भी बीसीसीआई दे चुका है, लेकिन वो शर्त दिया गया है और आज उन्हीं शर्तों को लेकर के उनको मानने और नहीं मानने को लेकर के वोटिंग का दिन है जो हाई कोर्ट ने नियत किया है। आप तस्वीर के जरिए देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली गई है और जस्टिस सुनील कुमार गर्ग की देखरेख में आज यहाँ पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग बॉक्स यहाँ पर रखा गया है और इसके लिए बाकायदा यहाँ पर जो तमाम जिला संघों के सचिव हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। 20 से 25 जिला संघों के सचिव यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ ही आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रॉक्सी के जरिए भी मतदान की बात यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन क्या प्रॉक्सी को अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये जज साहब तय करेंगे, क्योंकि लोढ़ा समिति की सिफारिशों में ये साफ रखा गया है कि प्रॉक्सी वोट जो है वो अलाउ नहीं किया जाता है। जहाँ तक जो जिला सचिव पहुँचे हैं, आरसी के पदाधिकारी पहुँचे हैं, उनमें यहाँ पर आरसी के सचिव आरएस नांदू मौजूद हैं, उपाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल यहाँ पर मौजूद हैं, आरसी के कोषाध्यक्ष पिंकेश यहाँ पर मौजूद हैं, संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर यहाँ पर मौजूद हैं और जो वोटिंग का जो ठीक समय है 11 बजे का रखा गया है, वो 11 बजे से ही यहाँ पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी यहाँ पर। और आप यहाँ पर जिस तरह से तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि जो बहुत ही साइलेंट यहाँ पर जोन को रखा गया है, जो मतदान के लिए रखा गया है और थोड़ी देर में यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है, आज किसी तरह की कोई भी बातचीत यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन बस अब थोड़ी सी देर में जो मतदान की प्रक्रिया है वो यहाँ पर संपन्न होगी और उसके बाद में आपसी मतदान के साथ ही आपसी एक निर्णय ये जो है वो साफ तौर पर लिया जा सकेगा कि क्या बीसीसीआई की शर्तों को मानने के लिए सभी जिला संघ तैयार हैं, क्या आरसीए फिर से बीसीसीआई की शर्तों के साथ आगे बढ़ना चाहेगा या नहीं, ये बात साफ तौर पर। लेकिन जो जिस तरह से ललित मोदी को लेकर के जो 6 शर्तें हैं जिन्हें लेकर के कि विवाद देखने को मिला था और उसी शर्तों पर जब अब रजामंदी हो गई है और जब ललित मोदी को यहाँ से हटाने का निर्णय लिया जा चुका है और अब एक बार फिर से आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि जो जिला संघों के सचिव है वो एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पर शिवचरण माली जो कि स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके हैं और करौली जिला संघ से सचिव हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। उनकी यहाँ पर उनका यहाँ इंतज़ार किया जा रहा था कि क्या करौली जिला संघ का किस तरह का रुख रहेगा, क्योंकि एक तरह से जब आरसी के चुनाव हुए थे तब शिवचरण माली ने सीपी जोशी के समर्थन में वे उतरे थे, उस समय उन्होंने साथ दिया था। लेकिन आज इस वोटिंग में उनका किस तरह का रुझान होगा वो भी अपने वोट यहाँ पर डालेंगे और गुप्त मतदान है। मतदान के बाद जो मतपेटियाँ हैं वो यहाँ से सीधे कोर्ट को जाएगी और 24 तारीख को कोर्ट है वो तय करेगा कि क्या बीसीसीआई की शर्तों को मान लिया गया है या नहीं माना गया है। ये जो फैसला है वो वहाँ पर सबके सामने होगा। लेकिन फ़िलहाल जो रुझान है, जो जिस तरह का सभी जिला संघ दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक तो ये माना जा सकता है कि बीसीसीआई की तमाम शर्तों को मान लिया गया है और अब इसके आधार पे आगे बढ़ा जा सकता है। तो निश्चित ही फिलहाल एक अच्छा माहौल यहाँ पर आरसी की एकेडमी में देखने को मिल रहा है। पूरे 33 जिलों से यहाँ पर सभी पदाधिकारी पहुँच रहे हैं। अभी
20 से 25 जिला संघों के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। 33 पूरे जिला संघ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि फ़िलहाल अब जो वोटिंग का एरिया है उससे तस्वीरें लेने से यहाँ पर रोका जा रहा है। परमिशन की जो है वो यहाँ पर जो है मनाही की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। एक बार जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर कुछ देर में शुरू होने वाली है। जो मतपेटी यहाँ पर बनाई गई है उसमें यहाँ पर गुप्त मतदान यहाँ पर होगा और मतपेटी से आरसी का भविष्य तय होने वाला है कि क्या निर्णय आरसीए के जो तमाम जिला संघ है वो करने वाले हैं और 33 जिला संघ बीसीसीआई की शर्तों को मानने के लिए किस तरह से राजी हैं और जो ललित मोदी के खिलाफ जो शर्तें हैं उनको किस तरह से उनका वे पालन करते हैं और इसके आधार पर आरसी का भविष्य आगे बढ़ता है। जी साथ ही महेश, आरसी के सचिव आरएस नांदू ने भी पहले बीसीसीआई की शर्तों को मानने के पक्ष में वोटिंग देने की बात भी कही थी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे आरएस नांदू से यहाँ पर हमारी बात हो रही थी और उनके साथ ही पिंकेश पोरवाल से बात हो रही थी। महेंद्र नाहर और जोशी ग्रुप से जो जिला संघ माने जाते हैं वो तो पहले से ही इस वोटिंग के पक्ष में है। लेकिन साथ ही जो जिस तरह से ललित मोदी के समर्थक कहे जाने वाले जो जिला संघ हैं उन्होंने भी साफ कहा है कि वे आज यहाँ पर क्रिकेट का संचालन चाहते हैं और क्रिकेट की गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए बेहद ज़रूरी है कि बीसीसीआई की शर्तों को वे जो उन्होंने शर्तें यहाँ पर लगाई गई है और उसके साथ में जो फैसला उन्होंने दिया है कि आरसी का जो निलंबन उन्होंने हटाया है 3 से 4 साल की बाद जो बहाली की है उसके पालन की जो बात है वो यहाँ पर अगर आरसी को करनी है तो ये फैसला तो उनको लेना ही होगा। भले ही ललित मोदी के खासे समर्थक वे रहे हैं लेकिन आज उन्हें उनके खिलाफ भी ये शर्तें मानने की लिए जो है वो मजबूर होना होगा और ये उसके लिए तैयार हैं और उन्होंने कह दिया है कि क्रिकेट हर हाल में चले उसके लिए वे पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। वोटिंग के जरिए वे आज इस बात को यहाँ पर साबित भी करेंगे कि जो वोटिंग है वो यहाँ पर जो शर्तें हैं उनको मानने के लिए हैं। हालांकि अब क्रॉस वोटिंग कितना हो पाता है, ना पक्ष में कितने वोट जा पाते हैं वो तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो रुझान यहाँ पर सभी जिला संघों से नज़र आ रहा है वो साफ तौर पर ये साबित करता है कि जो जिला संघ हैं वो यहाँ पर क्रिकेट का संचालन चाहते हैं, क्रिकेट चाहते हैं, एक बेहतर क्रिकेट यहाँ पर हो सके उसका वे यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए कि वे यही चाहते हैं कि यहाँ पर किसी न किसी रूप में मोहम्मद इकबाल भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो साथ ही आमीन पठान जो कि कोटा के जिला सचिव हैं, हज कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो भी आरसीए में पहुँच गए हैं। आरसीए में जब वोटिंग थी तब भी वे यहाँ आए थे और आज भी जब वापस वोटिंग की बात आई है एक फैसले को लेकर के तब भी यहाँ पर पहुँचे हैं। संयम लोढ़ा जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जिला संघों के जो तमाम सचिव हैं वो यहाँ पर जो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। कुछ ही पलों में वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर जो है वो शुरू होने वाली है। हालांकि मीडिया को यहाँ पर एंट्री को लेकर के ज़रूर परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो सीधी तस्वीरें दिखाने पर यहाँ पर अनुमति नहीं दी जा रही है उसको लेकर के कुछ देर बाद शायद संभवतः हम यहाँ पर आपको सीधी तस्वीरें वोटिंग की नहीं दिखा पाए। लेकिन फिलहाल जो मतदान के लिए तैयारी है वो आप यहाँ पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं। सभी जिला संघों के सचिव यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ प्रॉक्सी मतदान होने की बात भी यहाँ पर सामने आई है लेकिन क्या प्रॉक्सी को अलाउ किया जाएगा या नहीं ये देखने वाली बात है। महेश, आरसी का क्या कुछ भविष्य रहेगा ये तो हालांकि 24 तारीख को ही पता चल पाएगा। तमाम जानकारियों के लिए महेश बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा का बड़ा बयान आया है भामाशाह योजना पर। रघु शर्मा बोले और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर भामाशाह कार्ड तोड़ फेंकेंगे। अजमेर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर आपको दे दें कि कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा का बड़ा बयान इस वक्त आया और भामाशाह योजना पर रघु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर भामाशाह कार्ड को तोड़ फेंकेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिजीत, क्या कुछ जानकारी मिली? अब कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है कि भामाशाह योजना पर कांग्रेस सरकार आने पर भामाशाह कार्ड को तोड़ फेंकेंगे। देखिए नुपुर, बिल्कुल आज कांग्रेस के कैंडिडेट डॉक्टर रघु शर्मा किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के प्रचार में है। उस दौरान ही उन्होंने एक छोटी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की इस सबसे महत्वाकांक्षी
भामाशाह योजना पर कड़ा प्रहार किया है और इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार आने पर इस कार्ड को टुकड़े करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। रघु शर्मा ने इसके साथ ही ये भी कहा कि जो मौजूदा सरकार है ये ग्रामीण जनता के हितों को अनदेखा कर रही है और साथ ही साथ जो कांग्रेस की सरकार ने जो पेंशन स्कीम योजना लागू की थी उस योजना का भी मौजूदा सरकार ने ढांचा पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है और जो जरूरतमंद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पेंशन मिल रही थी उस पेंशन को भी रोक दिया गया है। तो ये बड़ा बयान रघु शर्मा ने दिया है और ज्यों-ज्यों अब प्रचार आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमले जो है वो भी तीखे और तेज होना शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस कैंडिडेट रघु शर्मा ने किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस भामाशाह योजना को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। नुपुर जी, अभिजीत, तो ये माना जाए रघु शर्मा की तरफ से कि भामाशाह जो कार्ड है वो किसी भी तरीके से नागरिकों के लिए, जनता के लिए फायदेमंद नहीं रहा? देखिए, ये कहना सही नहीं है नुपुर, क्योंकि ये चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में पक्ष और विपक्ष जो है आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। कांग्रेस ने अपने नजरिए से भामाशाह कार्ड का विवेचना की है, सरकार की अपनी योजना है, अपनी एक नजरिया है जनता को राहत दिलाने के लिए। जनता तय करेगी 29 जनवरी को मतदान के दौरान कि क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है। लेकिन फिलहाल चूंकि प्रचार अपने पूरे चरम पर है और इस लिहाज से कोई भी मौका किसी भी दल की ओर से छोड़ा नहीं जा रहा है। जहां विपक्ष जो है सरकार की योजनाओं को आलोचना करने में लगा है तो वहीं सरकार अपने विकास कार्यों को गिनाने में लगी हुई है। जी अभिजीत, जैसे जैसे 29 जनवरी नजदीक आती जा रही है वैसा देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर चूंकि प्रदेश में 3 उपचुनाव होने हैं उसमें अजमेर संसदीय उपचुनाव जो है वो बेहद अहम है, हॉट सीट कहा जा सकता है, जहां पर दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। खुद प्रदेश कांग्रेस के मुखिया सचिन पायलट लगातार अजमेर में डटे हुए हैं, लगातार कांग्रेस प्रत्याशी के साथ प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रत्येक विधानसभा में मंत्री जो है वो प्रभारी बनाए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कल से 2 दिवसीय अजमेर दौरे पर आ रही है। 19 और 20 को वो 4 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेंगी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि क्योंकि अजमेर संसदीय उपचुनाव जो है वो न सिर्फ कांग्रेस के लिहाज से बल्कि भाजपा के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है और इस सीट पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भाजपा अपनी सीट को रिटेन करना चाहती है, वहीं कांग्रेस जहां से पीसीसी चीफ सचिन पायलट जहां से सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री रहे, तो कांग्रेस भी इस कोशिश में लगी है कि कांग्रेस वापस से इस सीट पर अपना कब्जा बनाए। इस लिहाज से दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और इस माहौल के चलते जो पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं उन पब्लिक मीटिंग्स में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है अब निकलना शुरू हो चुके हैं। जी अभिजीत, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। साथ ही रघु शर्मा ने यह भी कह दिया कि भामाशाह कार्ड को हम तोड़ फेंकेंगे, लेकिन क्या कुछ रघु शर्मा ने इसके अलावा ये भी बात कही कि इसके विकल्प के रूप में वो क्या करना चाहेंगे यदि वो सत्ता में आते हैं? तो देखिए, कांग्रेस की ओर से जो बात कही गई है, जो रघु शर्मा ने आज किशनगढ़ के एक गांव में प्रचार के दौरान जो बात कही वो मैं आपको कोट अनकोट दोहराना चाह रहा हूं। रघु शर्मा ने ये कहा है जनता के बीच में कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इस भामाशाह कार्ड के 4 टुकड़े कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा और जिस तरह से कांग्रेस ने निःशुल्क दवा योजना लागू की थी उस निःशुल्क दवा योजना को और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। तो ये अपने अपने पार्टी के अपने अपने बोलने के तरीके हैं नुपुर। जनता तय करेगी 29 तारीख को कि उसे किस तरफ जाना है, वो किसके दावों से कुल मिला के अभिजीत ये कहा जा सकता है कि जनता के हाथ में अब पार्टी, या फिर ये कहा जाए कि जनता के भविष्य की कमान अब जनता के हाथ में ही रहेगी। फिल्म पद्मावत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। फिल्म के निर्माता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिका में राज्यों में लगे बैन को हटाने की मांग की जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में ये बैन लगा है। पद्मावत पर सुप्रीम सुनवाई शुरू। आपको बता दें, फिल्म पद्मावत पर विरोध लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हुई। फिल्म के निर्माता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिका में राज्य में लगे बैन को हटाने की मांग की जा रही है। राजस्थान, एमपी, गुजरात और हरियाणा में फिल्म पद्मावत को लेकर बैन लगा है। पद्मावत पर सुप्रीम सुनवाई शुरू। याचिका में राज्यों पर से फिल्म पद्मावत पर बैन हटाने को लेकर सुप्रीम सुनवाई शुरू हुई है।
रुक करते हैं अगली खबर का। आईजी हवा सिंह घुमरिया जोधपुर कोर्ट में पेश हुए। आपको बता दें, सामराव की घटना की पेश रिपोर्ट की और हाईकोर्ट जस्टिस जीके व्यास की खंडपीठ में ये सुनवाई हुई। पूरकवाद सूची में मामला सूचीबद्ध था। घटना की गंभीरता को देखते हुए सबसे पहले ये मामला सुना गया। आपको बता दें, अधिवक्ता भवर सिंह तामठिया ने ऐतराज जताया। मृतक को मुआवजे दिए जाने का विरोध यहां पर जताया गया और कहा कि हत्यारे भी आपराधिक प्रवृत्ति के ही लोग थे। आईजी घुमरिया को कोर्ट में पेश किया गया। कहा हत्यारे भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। अधिवक्ता भवर सिंह तामठिया ने ऐतराज जताया। आईजी घुमरिया कोर्ट में पेश हुए। मृतक को मुआवजे दिए जाने का विरोध यहां पर जताया गया। बढ़ते आगे, 3 राज्यों में चुनाव का ऐलान। चुनाव आयोग 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव होने हैं और मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। 3 राज्यों में चुनाव का ऐलान होना है। चुनाव आयोग 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान यहां पर किया जाएगा। तीन राज्यों में होगा चुनाव का ऐलान। बढ़ते हैं आगे, अरुण जेटली की अध्यक्षता में प्री बजट मीटिंग होगी। आपको बता दें, सभी राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। वित्त सचिव डीबी गुप्ता, रेवेन्यू सचिव प्रवीण गुप्ता भी इस बैठक में मौजूद है। आम चुनाव से पहले सरकार का आखिरी बजट, सभी राज्यों से मांगे गए बजट को लेकर सुझाव इसमें मांगे गए। किसानों को ध्यान में रखकर अगला बजट बन सकता है। बजट से पहले मिलेगी राहत। अरुण जेटली की अध्यक्षता में प्री बजट मीटिंग, सभी राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले रहे। विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह मौजूद है और वित्त सचिव डीबी गुप्ता, रेवेन्यू सचिव प्रवीण गुप्ता भी इस बैठक में मौजूद है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अनिल, जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ इस बैठक में चल रहा है? जी, मैं आपको बताऊं कि जो अंदर विज्ञान भवन के अंदर जो चल रहा है अभी प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग है, जो बजट से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों और अधिकारियों के साथ परामर्श बैठक होती है। हालांकि ये एक औपचारिक बैठक होती है, हर साल होती है, तो वो बैठक अभी भी चल रही है। और प्रदेश जो है सरकारें हैं वो अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं कि किन किन मदों में कितना धन आवंटित किया जाए, कितना धन उनको अतिरिक्त चाहिए। इस चीज़ को लेकर के वो आज की जो बैठक है प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग उसमें रखी जा रही है। और इस बैठक के ठीक बाद जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें कई ऐसे जो सेक्टर्स हैं जो निकल करके आएंगे, कई ऐसे वस्तुएं और सेवाएं होंगी जो सस्ती होगी और कई ऐसे चीज़ें होंगी जो कानून होगा जिसमें बदलाव किए जा सकते हैं। और आज की बैठक इस नज़रिए से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो आज की बैठक है उसमें रियल एस्टेट सेक्टर पर चर्चा हो सकती है। हालांकि फैसला होगा या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन आज जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है उसमें रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है और किस तरह से इसको आगे एग्जीक्यूट किया जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो व्यापारी हैं उनको लेकर भी कई ऐसे बातें इसमें रखी जा सकती है, जैसे कंपोजिशन स्कीम को जो लिमिट है वो बढ़ाया जा सकता है। जीएसटी रिटर्न फाइल करने का जो प्रक्रिया है उसको सरल किया जा सकता है, जिससे जो जीएसटी जो रिटर्न फाइल करते हैं व्यापारी उनको सहूलियत हो। चूंकि हमने देखा है पिछले कई महीनों से, जब से जीएसटी रोल आउट हुआ है, जब से लागू हुआ है, तब से जो जीएसटी कलेक्शन है वो धीरे धीरे ट्रेंड कम हुआ है और वो रेवेन्यू भी कम हुआ है और उनकी जो संख्या है वो जीएसटी रिटर्न फाइल करने की वो भी संख्या घटी है। तो निश्चित तौर पर आज की जो बैठक है उस पर भी जो चिंता है, उस पर भी कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, हल निकाला जाए, उस पर आज गहन चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ जो डिजिटल पेमेंट है उसको इंसेंटिवाइज कैसे किया जा सकता है, उस पर भी आज की बैठक में चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा जो पर्यटन और होटल इंडस्ट्री है उनके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के जो कानून है उसमें किस तरह से बदलाव किए जा सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। हैंडीक्राफ्ट्स जो कमेटी है
हैं जिन्होंने अपनी सिफारिश की थी कि 142 आइटम जो है वो इसमें लाया जाना चाहिए हैंडीक्राफ्ट को लेकर के, हैंडीक्राफ्ट के दायरे में। चूंकि हैंडीक्राफ्ट अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है, इसको लेकर भी शायद आज चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो रिव्यू है, लॉ रिव्यू कमेटी की जिस सिफारिशें थी वो उस पर भी आज चर्चा हो सकती है, और रिटर्न कमेटी की जो सिफारिश थी उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर आज का जो मीटिंग है वो काफी कई मायनों में कई सेक्टर्स के लिए अहम है। अब ये देखना होगा कि हालांकि विभिन्न एसोसिएशन, विभिन्न सेक्टर्स ने अपनी मांगे रखी हैं, चाहे वो बिस्किट एसोसिएशन हो, बायोडीजल एसोसिएशन हो या अन्य सेक्टर्स के, उन्होंने अपनी अपनी मांगे रखी है कि जीएसटी जो रेट है उन सेक्टर्स में कैसे उसमें रिड्यूस किया जाए ताकि आम ग्राहक को फायदा मिल सके। जी, कुल मिलाकर अनिल कहा जा सकता है हर पहलू को ध्यान में रख करके ये बैठक आयोजित की जा रही है, चर्चाएं इसमें चल रही है। साथ ही ये भी कयास लगाया जा रहा है कि किसानों को लेकर भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर चूंकि किसानों का जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करनी है, और अभी कई राज्यों में विधानसभा भी चुनाव हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले का भी जो बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को, वो पूर्ण आम बजट होगा। तो ये एक बड़ा इसमें झलक भी देखने को मिल सकता है। आज की जो बैठक है, जीएसटी काउंसिल की बैठक, किसानों को लेकर के खासकर जो सिंचाई से संबंधित जो वस्तुएं इस्तेमाल की जाती है सिंचाई को लेकर, ये माना जा रहा है कि ये बजट काफी लाभदायी हो सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आदिल। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झालावाड़ में ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। इस हादसे में बाइक सवार 3 की मौत हुई है। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष भी शामिल है। सभी मृतक कडोदिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, इंदौर हाईवे पर बिंदा टोल के पास की घटना है। सदर थाना पुलिस फिलहाल घटना की जांच में जुट चुकी है। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है और आपको बता दें, झालावाड़ में ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। सभी मृतक कडोदिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इंदौर हाईवे पर बिंदा टोल के पास की यह घटना है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।